हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिनट माइंडर। तो दोस्तों, आज हम लोग लूसेंट ऑब्जेक्टिव पुस्तक को पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम लोग प्राचीन भारत को पढ़ रहे थे। और आज का टॉपिक हमारा होने वाला है महाजनपद काल। इससे पहले हम लोगों ने दो चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं, एक है सिंधु सभ्यता और दूसरा हम लोगों ने कंप्लीट किया वैदिक काल। आज का टॉपिक हम लोग शुरू करते हैं महाजनपद काल को। महाजनपद काल से सबसे पहला प्रश्न है हमारा। पहला प्रश्न है हमारा दोस्तों, सूची मिलान। सूची मिलान में सूची 1 में दिए हुए महाजनपद और सूची 2 में दिए हुए इनकी राजधानियां। देखिए दोस्तों, इसका प्रश्न को बताने से पहले हमें सबसे पहले कुछ जानना होगा इसके बारे में। प्राचीन भारत में कुल 16 महाजनपद थे। जैसे वर्तमान में अभी कुल 28 राजधानियां हैं, तो पहले राजधानियां ना होकर 16 महाजनपद हुआ करती थी और उनकी राजधानियां। तो चलिए उन 16 महाजनपद को देखते हैं कि वह 16 महाजनपद कौन कौन थे, उनकी राजधानियां क्या थी। यहाँ पर आपके कुल 16 महाजनपद के नाम दिए हैं और उनकी राजधानियों के नाम दिए हुए हैं। ठीक इसके नीचे आपको महाजनपद मिलेंगे और ठीक इसके नीचे आपको कुल 16 राजधानियां हैं। चलिए एक एक करके इनके राजधानियों को देखते चलते हैं। और कुछ साथ ही साथ मैं आपको एक छोटा सा सरल ट्रिक के माध्यम से याद कराने के प्रयास करूंगा। अंग से आप याद रखेंगे चंपा शब्द को। चंपा इसलिए बोल रहा हूँ कि चंपा जो ट्रांसजेंडर हुआ करती है। तो आपने सुना होगा कि जब भी हमारे आंगन में, अंग से हो जाएगा आंगन, जब भी हमारे आंगन में कभी किसी न्यू बॉर्न बेबी का जन्म होता है तो सबसे पहले आगमन इन्हीं का होता है, ट्रांसजेंडर का, जो चंपा हो जाएगा। यहाँ से याद रखिए, अंग की राजधानी चंपा। काशी की राजधानी हो जाएगी वाराणसी। इसे याद करना बहुत ही आसान है, इसके ट्रिक की कोई ज़रूरत नहीं है। वत्स, वत्स का हो जाएगा कौसंबी। जब भी आपने सुना होगा कि किसी बाबा साधु से मिलते हैं तो वो उनका आशीर्वाद क्या रहते हैं, वत्स तुम हमेशा कुशल रहो और तुम्हारा कोष जो है हमेशा भरा हो। कौसंबी से हो जाएगा कोष भरा हुआ होना, ट्रिक हो जाएगा इसका। वज्जी, वज्जी का हो जाएगा वैशाली। वज्जी का क्या हो जाएगा, वैशाली। इसका याद रख सकते हैं कि वैशाली किसी लड़की का नाम है, वैशाली, और वज्जी से हो जाएगा बीजी। तो दोस्त कई लोग वैशाली को बोलते हैं दोस्त से मिलने पर अपने कि वैशाली तुम बहुत ही बिजी हो गई हो, वज्जी से हो जाएगा बीजी। अगला है हमारा कौशल का हो जाएगा श्रावस्ती। तो यहाँ पे याद रखेंगे कौशल को कुशल से, कुशल मतलब सुलभ अच्छा रहना, और श्रावस्ती से याद रखेंगे, डिनोट करेंगे आपको यहाँ पे बस्ती से। तो जब भी कोई अपने रिलेटिव से मिलते हैं तो बोलते क्या है कि बस्ती में सब कुशल तो है ना। सबसे पहला हमारा यही होता है उनसे, सामने वाले से प्रश्न। अगला है हमारा मल और कुशीनगर। अब यहाँ पे हो गया मल का कुशीनगर को याद रखने के लिए कुशीनगर से निकलेगा शब्द एक कुश्ती। कुश्ती, कुश्ती में क्या होता है, मलखम की प्रैक्टिस किए जाते हैं, अभ्यास किए जाते हैं। मल से हो जाएगा मलखम, ये याद रखिएगा। सिर्फ याद करने के लिए मैं एक छोटा छोटा ट्रिक का प्रयास कर रहा हूँ आप सभी को बताने का। पंचाल का हो जाएगा, इसका हो जाएगा अहिछत्र। इसकी एक और राजधानी हुआ करती है जो कि दक्षिणी राजधानी, ये उत्तरी राजधानी हो जाएगी आपकी अहिछत्र, और दक्षिणी राजधानी हो जाएगी कामपिल्य। क्या हो जाएगा, कामपिल्य। तो ये जो कामपिल्य है, अब इसे कामपिल्य के मदद से याद रखने का इसे कोशिश करेंगे। अब किसी दोस्त को बोला जा रहा है कि अरे भाई तू कम पानी पी, दोस्त बोल रहा है ज़्यादा मत पी नहीं तो तुझे बाथरूम लग जाएगी। ये एक ट्रिक के लिए मैं बता रहा हूँ, हंसीएगा नहीं यहाँ पे। कमपिल्य, कमपिल, अरे भाई कम पिल्ले। यहाँ पे अहिछित्र, अहिछित्र को याद रखना थोड़ा मुश्किल है, इसलिए मैं आपको कमपिल का ट्रिक बता दिया हूँ कि कम पिल्ले पानी। पंचाल से हो जाएगा पानी कम पी ले नहीं तो चल नहीं पाएगा। चलिए अगला देखते हैं। चेदी का हो जाएगा शक्तिमती। जैसे कि मान लीजिए शक्तिमती से आप याद रखिएगा शक्तिमान। शक्तिमान, जब किसी टीवी चैनल पे शक्तिमान का एपिसोड चल रहा हो तो बच्चे लोग क्या करते हैं, जब देखने बैठते हैं तो उसे एकदम कंटिन्यू देखते रहते। तो गार्जियन क्या करते हैं, तो उस चैनल को बंद कर दिया, चेंज करने के प्रयास करते। तो बच्चे क्या बोलते हैं, नहीं नहीं चेदी, चेदी मीन्स नो चेंज, नो चेंज, चैनल चेंज मत करिए, चैनल चेंज नहीं करिए। आगे देखते हैं इंद्रप्रस्थ। इंद्रप्रस्थ से आप भगवान इंद्र को याद रखेंगे। इनका जो कैरेक्टर है वो काफ़ी ही अलग है, मतलब एक अलग ही कैरेक्टर है इनका भगवानों में। ये हमेशा नटखट भी किया करते हैं और साथ ही साथ क्रूर और गुस्से वाले, बहुत जल्दी गुस्सा हो जाया करते थे। तो इसलिए कुरु से हो जाएगा क्रूर, ठीक है, कुरु से हो जाएगा क्रूर। आगे है मत्स्य और विराटनगर। अब यहाँ याद रखिएगा मत्स्य और विराटनगर। मत्स्य मछली हो जाएगा, विराटनगर एक व्यक्ति बोलता है दूसरे दोस्तों से या दूसरे व्यक्ति से कि अरे भाई देख ना, मेरे नगर में एक विराट मछली आई है, बहुत बड़ी सी विराट मछली आई है।
तो इसे आप इस तरह से याद रख सकते हैं। आगे देखते हैं कंबोज हाटक। यहाँ कंबोज हाटक को याद रखने के लिए यहाँ पे हाटक को हार्ट अटैक से याद रखेंगे और कम्बोज से कम बोझ लेना। एक दोस्त अपने दूसरे दोस्त से बोलता है, ए भाई तू ज़्यादा टेंशन ना ले, नहीं तो तुझे हार्ट अटैक आ जाएगा, कम बोझ ले अपने ऊपर। आगे देखते हैं सूरसेन और मथुरा। इसे याद रखना बेहद ही आसान है। जैसे मथुरा आप याद रखते हैं, ये आप कृष्ण की नगरी से याद रख सकते हैं। कृष्ण की नगरी में असुरों की संख्याएं काफ़ी ज़्यादा थी, उपद्रवी ज़्यादा थी, तो आप यहाँ इसे याद रखते हैं सूर से असुर, तो सूरसेन का हो जाएगा मथुरा। आगे है गंधार का हो जाएगा तक्षशिला। जैसे इसे याद रख सकते हैं आप, तक्ष मतलब ज़मीन से या फिर शिला मतलब पत्थर उत्थर से, तो इसे याद रख सकते हैं कि भाई ये जो पत्थर है, ये जो तक्षशिला है ये काफ़ी ही गंदा है, गंधार से हो जाएगा गंदा। आगे देखते हैं अस्मक और पोटली और पोतन। यहाँ पे एक पोटली आपको मिला है कहीं पे और आपका दोस्त आपको देख लेता है तो पूछता है भाई इस पोटली में क्या है, तो आप असमंजस में रहते हैं कि इसे मैं कैसे बताऊं। अस्मक से हो जाएगा असमंजस। आगे देखते हैं मगध की राजधानी हो जाएगी गिरिब्रज और राजब्री। इसे याद रखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसे सबको आप सभी को मालूम है इसकी राजधानियाँ, बेहद ही आसान है इसकी भी। अवंती से हो जाएगा उज्जैन या फिर महिष्मती। तो दोस्तों इस प्रकार से हमारे यह 16 महाजनपद कंप्लीट हो गए हैं। मैं प्रयास किया हूँ आप सभी को याद करने के लिए, थोड़ा हंसी भी आया होगा आप लोगों को, बस याद हो जाना चाहिए, ये हमारा मकसद था। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। इसका आंसर पहले देख लेते हैं। इसका आंसर देखते चलते देखिए आपको याद हुआ कि नहीं, देखिए आप देखिएगा। गंधार से मैंने आपको क्या बताया था, यहाँ आप देखिए गंधार कहाँ है, आपको गंधार मिलेगा आपको यहाँ पे, देखिए यहाँ पे गंधार लिखा है। गंधार में मैंने आपको बताया था तक्षशिला को याद रखिएगा। ए भाई इसका देख तक्ष है और शिला जो है पत्थर जो भी है ये काफ़ी ही गंदा है, तो तक्षशिला देखिए यहाँ पे इसका हो जाएगा तक्षशिला। फिर आते हैं सूरसेन देखिए यहाँ पे कहाँ है सूरसेन, यहाँ पे सूरसेन में हमें बताया था मथुरा को याद रखिएगा। मथुरा को क्यों बताया था मैंने याद रखने के लिए, मथुरा एक कृष्ण नगरी है, वहाँ पे जब कृष्ण का वहाँ पे थे तो वहाँ पे असुरों का काफ़ी उपद्रव था, आतंक फैला हुआ था, इसे आप याद रखिएगा। इससे वत्स का मैंने क्या बताया था आपको, वत्स बोलते हैं कि कौसंबी को याद रखने के लिए भी ट्रिक बताया था मैंने, कौसंबी इसकी राजधानी हो जाएगी। कौसंबी का मैंने बताया जब भी कोई साधु बाबा हमें मिलते हैं तो क्या बोलते हैं, आशीर्वाद देते हैं कि बस तुम्हारा कुशल हो, या फिर तुम्हारा जो कौसंबी सॉरी तो बाबा हमें क्या आशीर्वाद देते हैं, बस तुम्हारा कोष जो हमेशा भरा हो, कौसंबी से हो जाएगा कोष भरा हुआ। कौशल का हो जाएगा श्रावस्ती, इसे भी याद बताया था मैंने बस्ती से याद रखने के लिए कि कभी कोई एक दोस्त या परिवारजन हमसे मिलते हैं तो सबसे पहला सवाल हमारा क्या होता है, भाई घर में या फिर बस्ती में सब कुशल तो हैं। देखिए दोस्तों इतनी आसानी से मैं आपको याद करा दिए ये सारे के सारे 16 महाजनपद। इसका राइट आंसर हो जाएगा इस प्रकार से हमारा दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शन ए देखिएगा, ए का 4 हो जाएगा, बी का 1, सी का 2 और डी का 3 होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, हर्यक वंश के किस शासक को कुनिक कहा जाता था। हर्यक वंश के किस शासक को कुनिक कहा जाता है। ऑप्शंस में हमारे दोस्तों है बिंबिसार, उद्दीन, अजातशत्रु या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा अजातशत्रु। अजातशत्रु को कुनिक कहा जाता था। अजातशत्रु का जो शासनकाल है, टाइम टेन्योर है, वह 492 से लेकर 460 ईसा पूर्व तक इसका शासनकाल था। यह जो था किसका पुत्र था, तो यह दोस्तों बिंबिसार का पुत्र था। किसका था, बिंबिसार का, बिंदुसार नहीं बिंबिसार, याद रखिएगा बिंबिसार, किसका, बिंबिसार का पुत्र था यह कौन था, तो बिंबिसार का पुत्र। अजातशत्रु ने अपने पिता यानी बिंबिसार की हत्या करके राजगद्दी पर बैठा था। अजातशत्रु ने अपने पिता की हत्या करके राजगद्दी पर बैठा था। और ये जो कुनिक है इनका बचपन का नाम था, इसलिए हर्यक वंश के शासक अजातशत्रु को कुनिक कहा जाता है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न, किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की। पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना किसने की है। ऑप्शन से अजातशत्रु, उदयन, अशोक और घनानंद। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उदयन। उदयन ने पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की है। यह किसके उत्तराधिकारी थे,
ये उत्तराधिकारी थे अजातशत्रु के। किसके थे? अजातशत्रु के। अजातशत्रु के। और अजातशत्रु जो है वह किसके उत्तराधिकारी थे? तो वह बिंबिसार के। किसके थे? बिंबिसार के। और अजातशत्रु के बाद बना कौन? उदयन। कौन बना इसका उत्तराधिकारी? उदयन। ये याद रखिएगा, इस तरह से ये सीक्वेंस याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, शिशुनाग वंश का वह शासक कौन था जिसके समय में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन किया गया? उसे काकवण के नाम से भी जाना जाता है। वह कौन है? ऑप्शन से आपके शिशुनाग, नंदीवर्धन, कालाशोक। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, कालाशोक। कालाशोक को ही काकवण के नाम से जाना जाता है। यह जो काकवण है आपको पुराणों में पढ़ने को मिलेगा। कालाशोक को काकवण का जिक्र किया गया है, काकवण नाम से। अशोक का नाम काकवण से लिया गया है। इस प्रश्न में आपको दिख रहा होगा कि बौद्ध संगति का जिक्र किया गया है। मतलब यहाँ पे प्रश्न में यह भी पूछा गया कि शिशुनाग वंश का वह कौन सा शासक था जिसके समय में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन हुआ। आपको मालूम होगा कि कुल 4 बौद्ध संगतियां हुई थी। कुल 4 बौद्ध संगतियां हुई थी, जिसमें पहला, दूसरा, तीसरा और चौथे वाले में से दूसरे वाले जो बौद्ध संगति थे वह इसी कालाशोक के शासनकाल में हुआ था। किसके शासनकाल में? तो कालाशोक के शासनकाल में ही हुआ था। और यह जो कालाशोक है यह किसका पुत्र था? तो यह शिशुनाग का पुत्र था। किसका पुत्र था? तो यह शिशुनाग का पुत्र। कालाशोक किसका उत्तराधिकारी था? तो यह शिशुनाग का। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु थी, कहाँ हुई थी? फारस में, मैसेडोनिया में, या फिर बेबीलोन में, या तक्षशिला में? इसकी मृत्यु हुई थी बेबीलोन में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सिकंदर की महान की मृत्यु कहाँ हुई थी? किस जगह पे? तो बेबीलोन में। कब हुआ था? तो 323 ईसा पूर्व में मृत्यु हुई थी। अगला प्रश्न है हमारा, सिकंदर महान एवं पोरस, या पुरु कह लीजिए उसे, पोरस कहिए या पुरु कीजिए, सिकंदर महान एवं पुरुष की सेनाओं ने निम्नलिखित में से किस नदी के सामने वाले तटों पर पड़ाव डाला था? इससे यह भी प्रश्न बनता है कि किस नदी के किनारे या किस नदी के किनारे सिकंदर और पोरस की लड़ाई हुई थी। इसका प्रश्न बताना दोस्तों। ऑप्शन से आपके रावी के, झेलम के, सतलज के, या चिनाब के। तो इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन बी, झेलम नदी के तट पर यह जो है पड़ाव डाला गया था और इसी नदी के तट पर यह युद्ध भी लड़ा गया था, जिसे पोरस की संधि भी कहा जाता है। इस नदी झेलम नदी के तट पर जब सिकंदर और महान पोरस का जब युद्ध हुआ, इस युद्ध में विजय प्राप्त किया गया पुरु के द्वारा। इसमें सिकंदर ने पुरु को उसकी कौशल और हिम्मत को देखते हुए उसके राज्य को वापस करने का निर्णय लिया। तो इसमें विजय हुई पुरु की। और यह जो झेलम नदी के तट पर युद्ध लड़ा गया, इसे और नाम से भी जाना जाता है। इसे हाइडे स्पीज युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? तो हाइडे स्पीज युद्ध से भी इसे जाना जाता है, या फिर झेलम के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। यह झेलम का युद्ध कब हुआ? तो 326 ईसा पूर्व में हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं, किस प्रकार का मृद भांड या फिर पॉटरी कह लीजिए भारत में द्वितीय नगरीकरण शहरीकरण के प्रारंभ का प्रतीक माना जाता है? प्रश्न में पूछा गया कि किस प्रकार का मृद भांड या पॉटरी जो है भारत में द्वितीय नगरीकरण शहरीकरण के प्रारंभ का प्रतीक माना जाता है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्तरी काले पॉलिशकृत बर्तन। ऑप्शन सी इसके राइट हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा गया है? पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा गया? ऑप्शन से ग्रामक, भोजक, ग्रामपति, या ज्येष्ठक। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पाली ग्रंथों में मुखिया को भोजक या फिर ग्राम भोजक कहा गया है। अगला है, उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? जो वर्तमान में उज्जैन है उसका प्राचीन नाम, पुराना नाम पूछा जा रहा है, क्या था? ऑप्शन से अवंतिका, तक्षशिला, कान्यूबुज, या धान्यकटक। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। राइट आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन ए हो जाएगा अवंतिका। अवंतिका जो है यह इसका पुराना प्राचीन नाम है और यह मध्य प्रदेश में स्थित है वर्तमान में। कहाँ? मध्य प्रदेश में यह स्थित है
और यह जो है शिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ एक शहर है। यह क्या है? तो शिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ है। किस नदी के किनारे? तो शिप्रा नदी, अवंतिका शिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ है। अगला है नंद वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन है महापद्म नंद, कालाशोक, घनानंद या नागार्जुन। इसका राइट आंसर हो जाएगा महापद्नंद। महापद्नंद इसके नंद वंश के संस्थापक थे। ग्रीक यूनानी लेखकों द्वारा किसे अग्रमीज या फिर जैंड्रमीज कहा गया है? ग्रीक यूनानी या लेखकों द्वारा किसे अग्रमीज या जैंड्रीज कहा गया? ऑप्शन से अजातशत्रु, कालाशोक, महापद्नंद या फिर घनानंद। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, घनानंद। घनानंद जो है इसे ही ग्रीक यूनानी या लेखकों ने इसे अग्रमीज या फिर डैंड्रिज कहकर पुकारा है। यह सिकंदर का समकालीन था एवं इसी के शासनकाल में सिकंदर ने आक्रमण भी किया था। घनानंद जो है आपका, यह आपने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा कि नंद वंश के संस्थापक कौन थे, तो ये थे महापद्नंद। ये थे संस्थापक यानी पहले राजा, और अंतिम राजा हो जाएंगे आपके घनानंद। ये नंद वंश के अंतिम राजा हो जाएंगे घनानंद, क्योंकि इनकी हत्या या फिर इन्हें हराकर, किसने हराया था इन्हें? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य ने इन्हें हराया था। इनके सिंहासन से, पद से इन्हें उखाड़ फेंका था। किसकी मदद से या किनकी सहायता से? तो हमारे चाणक्य कौटिल्य की मदद से, गुरु चाणक्य कौटिल्य की मदद से चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद को उसके पद से, आसन से उसे गिराया था। अगला प्रश्न देखते हैं। प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किनके द्वारा किया गया? ईरानियों द्वारा, यूनानियों द्वारा, शकों द्वारा या फिर कुषाणों द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ईरानियों द्वारा प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण हुआ था। अगला प्रश्न को देखते हैं। देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न भी इसी से मिलता जुलता है पिछले वाले प्रश्न से। प्राचीन भारत में दूसरा विदेशी आक्रमण एवं पहला यूरोपीय आक्रमण किनके द्वारा किया गया? यहाँ पे पिछले वाले प्रश्न में पूछा गया दोस्तों प्राचीन भारत, यहाँ पे भी है प्राचीन भारत, इसमें पहला विदेशी आक्रमण पूछा गया और यहाँ पे दूसरा विदेशी आक्रमण। ये दूसरा विदेशी आक्रमण के साथ साथ पहला यूरोपीय आक्रमण है। तो ऑप्शंस आपके ईरानियों द्वारा है, यूनानियों द्वारा, शकों द्वारा या फिर कुषाणों द्वारा। इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, यूनानियों द्वारा। चलिए अगला प्रश्न देखते। ईरान के हखमनी वंश के किस शासक ने भारतीय भूभाग को जीतने के बाद उसे फारस साम्राज्य का 20वां प्रांत क्षेत्रपी बनाया? ऑप्शन है आपके साइरस, डेरियस या फिर दायर बाहु प्रथम या जेरियस छयार्स, और अंतिम है ऑप्शंस आपके डेरियस या फिर दारय बाहु तृतीय। इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शंस बी, डेरियस या फिर कह लीजिए इसे दारय बाहु प्रथम। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला देखते हैं। हाइडेस्पस या वितस्ता, जिसका आधुनिक नाम झेलम है, इसके बारे में जिक्र किया था मैं आपको जब सिकंदर और पोरस के युद्ध के बारे में बता रहा था। तो फिर से उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन बने यहाँ पे। इस युद्ध का 326 ईसा पूर्व में किन शासकों के बीच हुआ था? अभी बताया यहाँ पे ही मैंने, किन के बीच हुआ था? सिकंदर और पोरस के मध्य। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। इसे हाइडेस्पस का युद्ध या फिर वितस्ता का युद्ध, झेलम का युद्ध भी कहा जाता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? देखिए अभी पिछला प्रश्न में ही हम लोग पढ़े थे कि झेलम की युद्ध, जो हाइडेस्पस की युद्ध हुई थी, वही इसका सिकंदर का पहला आक्रमण है भारत में। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 326 ईसा पूर्व हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। यहाँ 326 ईस्वी लिखा हुआ है, यहाँ ईसा पूर्व लिखा हुआ है, बीसी याद रखिएगा आप, यहाँ ईसा पूर्व हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा सूची मिलान करना। सूची 1 में शासक के नाम दिए हुए हैं और सूची 2 में वंश के नाम दिए हुए हैं। इधर आपको मिलान करते हुए चलना है। चलिए दोस्तों इसका मिलान करते हैं अब। बिंबिसार जो है हर्यक वंश से संबंधित था और हर्यक वंश का यह संस्थापक भी था। हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? बिंबिसार के बाद कौन आया दोस्तों? उसका उत्तराधिकारी अजातशत्रु। कौन आया? अजातशत्रु। उसके बाद उसके उत्तराधिकारी कौन आया? अजातशत्रु के बाद, तो उसके बाद है उदयन। क्या आएगा? उदयन। चलिए अगला देखते हैं। कालाशोक जो हो जाएगा शिशु नागवंश के संस्थापक है।
कालाशोक को ही दोस्तों क्या कहा गया? काकवर्ण। पिछले प्रश्न भी पूछा गया था कि काकवर्ण से किसे जाना जाता है, काकवर्ण से किसे जाना जाता है, तो पुराणों में कालाशोक को काकवर्ण से जाना जाता है। महापद्मनंद, महापद्मनंद यह किस वंश के हैं? तो ये नंद वंश के। आप देख रहे होंगे इसके अंत में नंद लिखा हुआ है, तो इससे भी आप हिंट्स मिल जाएगा आपको, ये नंद वंश के संस्थापक है। बिंदुसार, बिंदुसार जो है मौर्य वंश के संस्थापक है। कौन है? बिंदुसार मौर्य वंश के संस्थापक है, इसे याद रखिएगा। मौर्य वंश के संस्थापक अगर पूछ लिया जाए तो कौन है? तो बिंदुसार। और अगर इससे पूछ लिया जाए आपसे एक प्रश्न, हाँ ये याद रखिएगा दोस्तों, बिंबिसार और बिंदुसार इन दोनों में लोगों को क्या, मुझे भी एक टाइम पे काफ़ी कन्फ्यूजन हुआ करता था किसमें? बिंबिसार। यहाँ पे ध्यान से शब्द को सुनिएगा, बिंबिसार बोला गया, हाँ बिंबिसार, ठीक है। और दूसरा है एक बिंदुसार, ठीक है। कौन है? दूसरा है बिंदु कह लीजिए या फिर बिंदु कह लीजिए, ठीक है, बिंदुसार। अब इसे याद रखने के लिए मैं आपको बताता हूँ। देखिए, आप बिंदुसार के बारे में जानिएगा तो इसे याद रखने की जरूरत नहीं, एक को पहले क्लियर कर लीजिए। ये जो बिंदुसार है यह कौन है, ये सबसे पहले जानते हैं। तो यह आपको हो जाएगा आपके चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र हो जाएंगे। अब इनका नाम बिंदुसार कैसे पड़ा, ये इसका स्टोरी है इसके पीछे। जब चंद्रगुप्त मौर्य या उनकी पत्नी जब वह बच्चे को जन्म देने वाले थे तो उन दरमियान उनकी माता है, यानी कि बिंदुसार की माँ है या फिर कह लीजिए आपको चंद्रगुप्त मौर्य की पत्नी है, तो उनके दासियों ने उनके भोजन में विष मिला दिया था। उनके दासियों ने उनके भोजन में क्या मिला दिया था? विष मिला दिया था, जिसके कारण उस विष का असर उनके भोजन के थ्रू जब उनके गर्भाशय में विष पहुंचा तो उनके बच्चे जो है बिंदुसार, जब उनका जन्म हुआ बिंदुसार का, तो जन्म के बाद बिंदुसार के उनके फेस पे या पूरे बॉडी पे छोटे छोटे दाने हो गए थे, जिसके कारण इनका नाम बिंदुसार पड़ गया। अब तो कन्फ्यूज़न नहीं होगा दोस्तों। और बिंबिसार के बारे में तो आप मालूम है ही, यह हर्यक वंश के संस्थापक हैं। क्लियर हो गया स्टोरी? कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। बिंदु जहाँ भी दिखे, बिंदु का मतलब हो गया ये, जैसे कि किसी की बॉडी पे पूरा दाना दाना बिंदु हो गया। ये स्टोरी सिर्फ याद रखिए, बस कन्फ्यूज़न नहीं होगा आपको। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न में जाने से पहले इसका पहले राइट आंसर तो देते जाइए दोस्तों। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी हो जाएगा पहला का पहला, दूसरा का दूसरा और तीसरा का हो जाएगा चौथा, और चौथा का हो जाएगा तीसरा। देखिए आप यहाँ पे दिया हुआ है ऑप्शन, यहाँ पे देखिए 1, 2, 4 और 3 है ना। तो यहाँ पे किस ऑप्शन में दिख रहा है? यहाँ पे देखिए बी ऑप्शन में 1, 2, 4 और 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगले प्रश्न में दोस्तों यहाँ पे देखिए सूची मिलान दिया हुआ। सूची 1 में महाजनपद के नाम दिए हैं और सूची 2 में इनके आधुनिक क्षेत्र दिए हुए हैं। हम लोगों ने 16 महाजनपद कुल जान लिए थे और उसकी राजधानियों को भी हमने ट्रिक के माध्यम से याद कराया था, लेकिन यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे आधुनिक क्षेत्र के बारे में पूछा जा रहा है। तो चलिए एक एक करके मिलान करते चलते हैं। मगध जो हो जाएगा आपको, या किसका आधुनिक क्षेत्र से इसका संबंध है? तो मगध में आपको पड़ जाएगा पटना व गया के जिले। मगध की मैं आपको राजधानी बता दिया था, राजगिरी हो गया इसका। वत्स का मैंने ट्रिक बताया था दोस्तों, आपको याद होगा कि जब साधु महात्मा मिलते हैं तो हमें क्या आशीर्वाद कि वत्स तुम्हारा जो कोस है हमेशा भरा हो, तो कौसंबी। वत्स से क्या याद रखिएगा? इसकी राजधानी हो जाएगी कौसंबी। लेकिन यहाँ पे आधुनिक क्षेत्र पूछा गया तो यह इलाहाबाद है, हो जाएगा इसका। कौशल से भी मैंने ट्रिक बताया था, इसकी राजधानी श्रावस्ती इसकी राजधानी हो जाएगी। और श्रावस्ती से मैंने क्या ट्रिक डिनोट किया था कि अगर कोई दोस्त या मित्रजन या परिवारजन हमसे मिलते हो तो क्या पहला सवाल होता है या प्रश्न होता है कि कैसे हैं घर में सभी लोग, बस्ती में सब कैसे हैं? श्रावस्ती से हो जाएगा बस्ती, तो कौशल का हो जाएगा श्रावस्ती राजधानी। लेकिन यहाँ पे इसका आधुनिक क्षेत्र हो जाएगा अवध। उसी तरह से अवंती का हो जाएगा उज्जैन, और यह है इसके आधुनिक क्षेत्र मालवा। ऑप्शन आपके इसके राइट हो जाएंगे ऑप्शन ए, पहला का पहला, दूसरा का दूसरा, तीसरा का तीसरा और चौथा का चौथा हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? यहाँ पे दोस्तों हमसे पूछा गया कि मगध की प्रथम राजधानी, पहली राजधानी पूछा गया है, तो यह हो जाएगा ऑप्शन बी, गिरिब्रज या राजगिरी। यहाँ देखिएगा आपकी कन्फ्यूजन कुछ पेयर है, मतलब ऑप्शंस बन रहे हैं वैशाली और पाटलिपुत्र। इसका कई बच्चे क्या करते हैं, आंसर पाटलिपुत्र ही मार देते हैं, लेकिन इसका राइट आंसर हो जाएगा गिरिब्रज और ये राजगिरी। दोस्तों इसका मगध जो है
मगध की स्थापना किसने किया था? तो ये हर्यक वंश के बिंबिसार जो थे, हर्यक वंश के संस्थापक जो बिंबिसार थे, उन्होंने ही मगध की जो राजगृह को, मगध को अपना राजधानी बनाया था। ठीक है, मगध की स्थापना किसने की थी? तो ये कौन किए थे? हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार ने। और यह जो गिरिवरज और राजगृह है, इसी को अपना राजधानी इन्होंने बनाया था। किसने? तो बिंबिसार ने। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र की राजधानी के रूप में चयनित किया गया? तो इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन सी, उदयन के द्वारा। किसके द्वारा? उदयन। देखिए दोस्तों, ये जो है हर्यक वंश से इनका संबंध है। मैंने बताया था हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे? बिंबिसार। उसके उत्तराधिकारी अजातशत्रु। फिर उसके उत्तराधिकारी कौन बने? उदयन। यही उदयन जो है पाटलिपुत्र को राजधानी अपने बनाया था। अगला प्रश्न है, 16 महाजनपद की सूची उपलब्ध है। देखिए, हम लोगों ने जो 16 महाजनपद की लिस्ट देखा था, 16 महाजनपद और उसकी राजधानियाँ यहाँ पे, तो उस 16 महाजनपद में प्रश्न पूछा गया कि 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है, किस में उपलब्ध है? महाभारत में उपलब्ध है, या फिर छांगोदय उपनिषद में है, अंगुत्तर निकाय में है, या फिर संयुक्त निकाय में है? इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए? तो इसका देखिए राइट आंसर दोस्तों ऑप्शंस बी हो जाएंगे। अंगुत्तर निकाय में ही 16 महाजनपद सूची को उपलब्ध, मतलब इसमें ही इस सूची को डाला गया है, रखा गया। यहीं पे हम लोग इसके बारे में पढ़ते हैं, अंगुत्तर निकाय में। अब यह दोस्तों, ये जो अंगुत्तर निकाय है, महाभारत तो हम लोग जानते हैं, उपनिषद के बारे में भी जानते हैं कि उसके कई पार्ट होते हैं, तो वही छांगोदय। अब ये निकाय के ही पार्ट है अंगुत्तर। तो ये अंगुत्तर निकाय है क्या? तो ये जो अंगुत्तर निकाय है दोस्तों, ये एक महत्वपूर्ण बौद्ध ग्रंथ है। क्या है एक अंगुत्तर निकाय? तो ये महत्वपूर्ण बौद्ध ग्रंथ है। अंगुत्तर निकाय बौद्ध ग्रंथ है। इसी बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में ही 16 महाजनपदों का जिक्र किया गया, इनकी लिस्ट यानी सूची को उपलब्ध कराया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? देखिए दोस्तों, इसका भी आंसर मैंने आपको बता दिया है कि जब प्रश्न बना था घनानंद से जुड़े हुए, तो यहाँ पे देखिए ऑप्शंस में आपको घनानंद बी में दिख रहे होंगे। घनानंद जो था यह अंतिम राजा था। घनानंद जो था यह अंतिम राजा था। इसे ही हराकर या राजगद्दी से हटाकर चंद्रगुप्त मौर्य ने इसके सिंहासन पर बैठे थे। किनकी मदद से? तो चाणक्य और कौटिल्य की मदद से। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शंस बी। यहाँ पे प्रश्न था कि सिकंदर महान किसका समकालीन था? इसी के शासन में यह आया था और युद्ध भी लड़ा था, आक्रमण किया था भारत पे। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी में हुआ? यहाँ पे पूछा जा रहा प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष, मतलब ये इसका उदय कब हुआ, राइजेस कब किया गया, किस सदी में? चौथी सदी में, छठी सदी में, पहली सदी में या दूसरी सदी में? तो देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा छठी सदी में, 6th सेंचुरी में। ऑप्शंस बी इसका राइट हो जाएगा। अब इसका ऑप्शंस बी क्यों होगा? छठी शताब्दी में क्यों, 5वीं शताब्दी में क्यों नहीं? क्योंकि प्रथम मगध साम्राज्य का जो उत्कर्ष है यह हर्यक वंश के शासनकाल में हुआ था। और हर्यक वंश का जो शासनकाल है कब से कब तक चला? तो ये 445 ईसा पूर्व से लेकर के 412 ईसा पूर्व तक इनका शासनकाल चला। किसका? तो हर्यक वंश का। और हर्यक वंश के संस्थापक के बारे में हमने अभी सारा डिटेल बता दिया है। आप वीडियो को अच्छे से ध्यान से देखिएगा, तो एक एक करके मैं आपको कनेक्ट करते हुए चल रहा हूँ, एक भी चीज़ मिस नहीं होगा। आपको इसके अगर सब्जेक्टिव्स ना भी पढ़े हों, डायरेक्ट अगर आप ऑब्जेक्टिव पे आ रहे हैं तो भी आपको बहुत हद तक मैं प्रयास करूंगा कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होते चले। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों कि सिकंदर की भारत में सफलता के निम्न कारण थे। मतलब सिकंदर के भारत में सफलता के, मतलब उनका जो सफल हुआ अभियान या जो उन्होंने चला था कि भारत विजय का एक लेकर चला था उद्देश्य लेकर, इनका कारण क्या था इनके सफल होने के? तो ऑप्शंस आपके दिए, भारत में तब कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी। ये बात सत्य है दोस्तों। देखिए कई सारे हमारे भारत में कुछ कहिए एक यूनिटी न होने के कारण या अभाव होने के कारण कई दूसरे शासकों ने हमारे भारत देश पर हमला किया और विजय भी पाया। हमारी एकजुटता नहीं होने के कारण या हमारे आपस में सामंजस्य नहीं होने के कारण इसका फ़ायदा कई लोगों ने कई देशों ने उठाया है। इसी में भारत में तब कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी, ये कारण बहुत ही अहम है। इसी कारण से मतलब इसका सेंट्रलाइज कोई भी पावर या सत्ता ना होने के कारण सिकंदर इस पर विजय होने में सफल हुआ। अगला है कि
उसकी सेना जो श्रेष्ठ प्रकार की, उसकी जो सेना जो थी ना दोस्तों, मतलब उनकी जो टुकड़ियाँ थी, उनके सैनिक जो थे इतने कुशल थे कि हमारे भारतीय के सामने कुछ, मतलब कि भारतीय जो सैनिक है उनके सैनिकों के सामने कुछ थे ही नहीं। उनके पास कुशल हथियार तक हुआ करती थी, मॉडर्न हथियार हुआ करती थी, उनके पास घोड़े, एडवांस घोड़े हुआ करते थे। अगला है हमारा, ये दूसरा तो सही हो जाएगा, तीसरे बार देखते हैं। उसे देशद्रोही भारतीय शासकों का सहयोग मिला। देखिए यहाँ पे लिख दिया ना, देशद्रोही शासकों, यहाँ साफ साफ लिखा हुआ कि देशद्रोही भारतीय शासक, मतलब भारत में जो शासक थे ना उन्होंने सिकंदर को मतलब इनविटेशन दिया, उन्हें बुलाया कि आइए, हाँ हमारे देश पर आक्रमण कीजिए। क्यों? लालच में, मतलब ये दूसरे सत्ता को हासिल करने के लालच में, दूसरे साम्राज्य को जीतने के लालच में। लेकिन ये भूल गए कि हम अपने भारत को बर्बाद करने की ओर चल रहे हैं। तो यह बहुत ही अहम रोल था। मतलब ये जो यहाँ पे वीकनेस हमारा यही मेन पॉइंट था कि खुद उनके भारतीय शासक जो थे ना हमारे, वह सहयोग कर रहे थे, हेल्प कर रहे थे हमारे गुप्त इंफॉर्मेशन देने में। अब किसी भी युद्ध को लड़ने के लिए हमें अपने ही आदमी अगर हमें सारा अंदर के जो गुप्त चीज़ बताते चलें तो युद्ध को लड़ना या जीतना तो काफ़ी आसान हो जाएगा ना दोस्तों। इस प्रकार से ऑप्शन जो ये मतलब 3 है स्टेटमेंट, ये भी सही है। अगला है हमारा, वह एक अच्छा प्रशासक था। यह बात एकदम सत्य है कि वह एक अच्छा प्रशासक था। ये एक इतना उत्तेजित और मोटिवेशनल हुआ करता था ना कि इसके भाषण से, इसके पराक्रम से, इसके हिम्मत से और इनकी जो कठिन जो लीडरशिप था, इससे इसके जो सैनिक जो थे ना हमेशा मोटिवेट हुआ करते थे। तो ये बात सत्य हो जाएगा, यह एक अच्छा प्रशासक भी था। इस प्रकार से दोस्तों ये सारे के सारे जो है कथन और कारण जो है सत्य है। हमारे भारत में सफलता होने का कारण किसका? तो सिकंदर का भारत विजयी होने में ये काफ़ी योगदान दिया ये सारी चीज़ें। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा सारे के सारे कारण सही हैं। चलिए अगला हम लोग देखते हैं। अगला है हमारा सूची 1 और सूची 2। यहाँ पे भी देखिए मिलान करने के लिए दे दिया दोस्तों कि इनका मिलान करना है। सूची 1 में राजा के नाम दिए हुए और सूची 2 में इसके राज्य के नाम दिए, वह कि कहाँ के, कौन किस राज्य के राजा थे। चलिए इनका मिलान करते चलते हैं। प्रश्न है, अभिलेखीय साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी। वह किस अभिलेख में देखने को मिलता है? अंग में, वंग में, कलिंग में या फिर मगध में? तो ये कलिंग में मिलता है। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। अगला, पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था, वह कौन था ईरानी शासक? तो ईरानी शासक था डेरियस। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, मगध के राजा अजातशत्रु का सदैव किस गणराज्य के साथ युद्ध रहा है? ऑप्शन से बज्जी संघ, पंचाल, दोनों के साथ या फिर किसी के साथ नहीं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वज्जी संघ में, जो कि वैशाली में स्थित है। मगध के राजा अजातशत्रु का सदैव वज्जी संघ के गणराज्य के साथ युद्ध हमेशा रहा है। नेक्स्ट है, वज्जी संघ के विरुद्ध मगध राज के किस शासक ने प्रथम बार रथ मूसल, जो एक ऐसा रथ जिसमें गदा जैसा हथियार जुड़ा था, तथा महाशिला कंटक पत्थर फेंकने वाला एक युद्ध यंत्र नामक गुप्त हथियारों का प्रयोग करता था? मतलब एक ऐसा राजा जो इस तरह के आधुनिक हथियारों का, टेक्निकल अस्त्र है, इनका यूज करते हुए युद्धों में यूज किया था। कौन सा वह राजा था? अजातशत्रु, चंद्रगुप्त मौर्य, कालाशोक या उदयन? तो इसका राइट आंसर दोस्तों अजातशत्रु। अजातशत्रु था जो इस तरह के यंत्र का, हथियारों का यूज करने वाला था। बिंबिसार ने मगध का विस्तार पूर्वी राज्यों में किया था, इसलिए अजातशत्रु ने अपना ध्यान उत्तर और पश्चिम में काशी को अपने राज्य में मिला लिया। इन दोनों राज्यों को अजातशत्रु ने मिला लिया, क्योंकि बिंबिसार ने मगध का विस्तार जो है वह ज्यादातर पूर्वी क्षेत्रों में किया। तो ये तो बिंबिसार ने कर लिया, तो इसने इस 2 एरिया पे, उत्तर और पश्चिमी एरिया पे इन्होंने केंद्रित किया शासन करने का। उसने कोसल एवं पश्चिम में कोसी को अपने राज्य में भी मिला लिया। और वृज्जी संघ के साथ युद्ध के वर्णन में महाशिला कंटक नाम के हथियार का वर्णन भी मिलता है। ये जो रथ मूसल है, उसी तरह एक और हथियार है, उनका नाम है महाकंटक। क्या नाम है? महाशिला कंटक नाम के हथियार का वर्णन मिलता है। अब ये जो हथियार है, इसमें क्या होता था? इसमें जो एक बड़े आकार का यंत्र हुआ करता था, जिसमें बड़े बड़े पत्थरों को उछाल कर मारा जाता था इस यंत्र के द्वारा। इसके अलावा रथ मूसल भी
यूज किया गया है, जो कि इसमें आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये है यहाँ पे रथ मूसल का यहाँ पे जिक्र किया गया है, रथ मूसल का। अब ये रथ मूसल का उपयोग किया, रथ मूसल में क्या हुआ करता था, एक ऐसा रथ मूसल था जिसमें चाकू और पैने किनारे लगे रहते थे। सारथी जो होता है, मतलब जो घोड़ों को रथ को चलाने वाला, सारथी के लिए सुरक्षित स्थान भी उसमें सेट किया हुआ रहता था, जहां पर बैठकर वह रथ को हाँक कर शत्रुओं पर हमला किया करता था। अगला प्रश्न है हमारा, नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? प्रश्न में आपके ऑप्शन है महापद्म नंद, घनानंद या कालाशोक। इसके बारे में दोस्तों मैंने आपको बता दिया घनानंद के बारे में, ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। घनानंद जो था नंद वंश का अंतिम राजा था, और यह जो है सिकंदर का समकालीन भी था, और इसी के समय में सिकंदर ने आक्रमण किया था इसी के शासनकाल में। और इस घनानंद को राजगद्दी से किसने हटाया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। किसकी मदद से? तो चाणक्य, हमारे चाणक्य कौटिल्य की मदद से। नेक्स्ट है हमारा, भारत में सिक्कों और मुद्रा का प्रचलन कब हुआ? मतलब किस शासनकाल में शुरू किया गया इनका? भारत में, इंडिया की बात की जा रही है। ऑप्शन से आप अशोक के शासनकाल में, कनिष्क के शासनकाल में, या 600 ईसा पूर्व में, या फिर 300 ईसा पूर्व में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 600 ईसा पूर्व में भारत में सिक्कों या मुद्रा का प्रचलन हुआ था। देखिए दोस्तों, भारत की सबसे पहली कागजी मुद्रा जो है कलकत्ता के बैंक ऑफ हिंदुस्तान ने 1770 में जारी किया था। भारत की यहाँ पे प्रश्न बन जाएगा आपसे कि भारत की सबसे पहली कागजी मुद्रा कब जारी किया गया था? तो 1770 में। किस बैंक के द्वारा? तो कलकत्ता के बैंक ऑफ हिंदुस्तान के द्वारा। अब भारत में 18वीं सदी के पहले मुद्रा के तौर पर, पहले तो मुद्राएं नहीं हुआ करती थी 18वीं सदी से पहले, तो वहां पर मुद्रा के स्थान पर सोने व चांदी के सिक्कों का प्रचलन था। और मौर्य साम्राज्य में चंद्रगुप्त मौर्य ने चांदी, सोने और तांबे और शीशे के सिक्के भी चलवाए। उन्होंने आगे चल के तांबे और शीशे के भी ऐड किए। और साथ ही साथ 6ठी शताब्दी में सिक्कों को पुरान, कर्सपना या फिर पन्ना कहा जाता था। आगे चलकर जैसे ही 6ठी शताब्दी आई तो सिक्कों को एक नया रूप दिया गया, जिसे कर्सपना या फिर पन्ना कहा जाता था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, इसका आंसर तो ये हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है, निम्न राजाओं पर विचार करना और इनके बारे में बताता कि कौन बुद्ध के समकालीन थे। तो देखिए दोस्तों, बुद्ध के समकालीन अजातशत्रु और प्रसेनजीत थे। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा, पहला और तीसरा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, 6ठी सदी ईसा पूर्व के दौरान बड़े राज्यों के उदय का मुख्य कारण क्या था? तो इसका मुख्य कारण था उत्तर प्रदेश और बिहार में व्यापक पैमाने पर लोहे का उपयोग करना। यह 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान किया गया था। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मगध सम्राट बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक, राजवैद्य मतलब उनके चिकित्सक, डॉक्टर हो गए, जीवक को किस राज्य के राजा की चिकित्सा के लिए भेजा था? उन्होंने अपने चिकित्सक मतलब कि डॉक्टर को किस राजा के चिकित्सा के लिए, उनके ट्रीटमेंट के लिए भेजा था? ऑप्शन है यहाँ कौशल, अंग, अवंती या वैशाली। कहाँ के राजा के लिए? तो इन्होंने अवंती के जो राजा हैं चंड प्रघोत, इनके चिकित्सा करने के लिए सम्राट बिंबिसार ने अपने राज्य में जीवक को भेजा था। नेक्स्ट है हमारा, किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना लिया था? ऐसा कौन सा शासक था जिसने अवंती को जीतकर, उस पे जीत हासिल कर मगध का उसे हिस्सा, मगध में उसे मिला लिया था? ऑप्शंस अजातशत्रु है, बिंबिसार, शिशुनाग और महापद्म। इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन सी शिशुनाग हो जाएगा। शिशुनाग ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना लिया था। नेक्स्ट है हमारा, किस मगध सम्राट ने अंग का विलय कर अपने राज्य में मिला लिया था? देखिए यहाँ पे पूछा गया अवंती को जीतकर मगध में मिला लिया, और यहाँ पे अब पूछा गया कि किस मगध सम्राट ने अंग का विलय अपने राज्य में कर लिया। यहाँ पे प्रश्न देखिए, दोनों ने मगध में ही विलय किया, लेकिन यहाँ पे अंग का पूछा रहा, अंग को किसने जीतकर उसे अपने में मिला लिया था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा बताइएगा। ऑप्शन है बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन और शिशुनाग। इसका राइट आंसर दोस्तों बिंबिसार हो जाएगा, ऑप्शन ए। बिंबिसार ने क्या किया? तो बिंबिसार ने अंग को अपने राज्य में मिला लिया। और शिशुनाग ने क्या किया? तो शिशुनाग ने अवंती को जीतकर, किसे? अवंती को, अवंती राज्य को जीतकर अपने में मिला लिया। अगला है हमारा, शिशुनाग ने किस राज्य का विलय मगध साम्राज्य में नहीं किया था? यहाँ पर हमने देखा था पिछले प्रश्न में, देखिए यहाँ पे दोस्तों शिशुनाग यहाँ पे जो जिक्र किया गया है, यहाँ पे शिशुनाग, तो यहाँ पे हमने प्रश्न में क्या देखा था कि अवंती, कुछ ज्यादा ही यहाँ पे ये हो गया दोस्तों, पहले से इरेज कर देता हूँ थोड़ा। यहाँ देखिए
यहाँ शिशुनाग है, इसका आंसर क्या बताया था मैंने, शिशुनाग। इसने क्या किया था, तो अवंती को जीतकर, तो यहाँ पे शिशुनाग किस जगह को जीता था, अवंती को, तो ऑप्शन में है ये तो होगा। और वश, वश को इसने नहीं जीता था दोस्तों, वश जगह को, सॉरी वश को भी, हाँ वश को भी जीता था। अवंती और वश, इन दोनों को इन्होंने जीत लिया था। एक काशी ऐसा स्थान है जिसे इसने नहीं जीता था, काशी को इसने नहीं जीता था। इस प्रकार से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्योंकि इसमें पूछा गया है कि शिशुनाग ने किस राज्य का विलय मगध राज्य में नहीं किया था, तो जब नहीं पूछा गया तो काशी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है, काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में किसने किया था। पिछले प्रश्न में ही देखा गया था कि काशी का जिक्र हुआ है, तो आखिर इस काशी को, काशी का विलय मगध साम्राज्य में किस राजा ने किया, और साथ ही साथ लिच्छवी का भी। ऑप्शन है आपके बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन और शिशुनाग। इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा, अजातशत्रु। अजातशत्रु ने काशी और लिच्छवी का विलय अपने मगध साम्राज्य में कर लिया था। और किस किस जगहों का इन्होंने विलय किया था अपने साम्राज्य में, तो उन्होंने किया था अंग का, अंग, लिच्छवी तो यहाँ पे दिया हुआ है, और काशी भी दिया हुआ है, और वज्जी, वज्जी को भी अपने साम्राज्य में मिला लिया था, कौशल को भी मिला लिया था अपने साम्राज्य में, और साथ ही साथ काशी को भी जीतकर अपने साम्राज्य में मिला लिया था, और लिच्छवी भी। इस प्रकार से इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मगध साम्राज्य के बारे में कौन सही नहीं है। इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, इनमें से कोई भी नहीं। अगला है, सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में से किस एक का शासन था। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पूछा प्रश्न गया है कि सिकंदर जब आक्रमण किया था भारत पे, उत्तर भारत पे, उस समय उत्तर भारत में किस राजवंश का शासक था। तो इसमें आपको मैंने इसके बारे में पहले ही बताया था, घनानंद था उस समय यहाँ का राजा, जो नंद वंश से उनका जुड़ा था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ईसा पूर्व 6ठी सदी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली राज्य नगर था। यहाँ पे 6ठी शताब्दी में पूछा गया सबसे शक्तिशाली राज्य, तो वह मगध था सबसे शक्तिशाली। ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला है, निम्नलिखित में कौन से भारत पर ईरानी आक्रमण के प्रभाव के रूप में माना जाता है। तो ऑप्शन दिए हुए हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। बताना है कि क्या इनके कारण है, प्रभाव के कारण। तो पहला है कि खरोष्टी लिपि का प्रचार हुआ इस समय, सही बात है। अभिलेख उत्तीर्ण करने की कला का प्रचार भी हुआ, ईरानियों की छत्र प्रणाली का प्रचार भी हुआ, और घंटा आकार के गुंबज की कला का प्रचार भी हुआ। साथ ही साथ स्त्री अंगरक्षकों की नियुक्ति भी की गई। तो ये सारे के सारे जो है ईरानी आक्रमण के प्रभाव के कारण है, तो सभी हो जाएंगे इसके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन डी। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, सभी के सभी ये कारण हो जाएंगे इसके प्रभाव के। नेक्स्ट है हमारा, निम्न में से कौन सा एक सिकंदर के आक्रमण का प्रभाव नहीं था। तो देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ये जो है उसने भारत को यूनान की रियासत बनाया, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। और ये जो है दोस्तों ऑप्शंस ए, बी, सी, ये सभी के सभी आक्रमण के प्रभाव के कारण थे। तो देख लेते हैं एक एक बार इनका। इस आक्रमण ने भारत और यूनान के बीच प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित कराया। इस आक्रमण ने पश्चिमोत्तर भारत में यूनानियों की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया, और सिकंदर उनके अनेक उपनिवेशों की स्थापना के लिए उत्तरदायी था। तो ये सभी जो है आक्रमण का प्रभाव के कारण थे। अब यहाँ पे बार बार दिखा जाए, निम्न में से कौन सा एक सिकंदर के आक्रमण का नहीं था। तो इसमें बार बार इस का बात किया जा रहा है, किस आक्रमण की बात की जा रही है। तो दोस्तों जो ये विपाशा नदी के किनारे जो वितस्ता का युद्ध हुआ था पोरस और सिकंदर के बीच, झेलम नदी के किनारे, तो इसमें सिकंदर ने तो पोरस को हरा दिया था, लेकिन यहाँ पे सिकंदर जो है पोरस की मतलब कि कुशलता कहिए या बहादुरी देखते हुए उसे उसके राज्य वापस करने का निर्णय लिया, और उसके साथ संधि करने का निर्णय लिया। आगे देखते हैं, निम्न में से किस राज्य में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था नहीं थी। ऑप्शन आपके हैं, कपिलवस्तु के शाक्य, कुशीनगर के मल्ल, वैशाली के लिच्छवी और मगध। इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन डी हो जाएगा, मगध हो जाएगा। क्योंकि मगध राज्य में दोस्तों देखिए, मगध जो है एक प्राचीन
काल से ही राजनीतिक उत्थान रहा है यहाँ पे, और पतन एवं सामाजिक धार्मिक जागृति का केंद्र बिंदु भी रहा है मगध। तो यहाँ पे गणतंत्रात्मक शासन यहाँ व्यवस्था नहीं थी। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से किसे सेनिया या फिर नियमित और अस्थायी सेना रखने वाला कहा जाता था? तो किस राजा को कहा जाता था? बिंबिसार को, अजातशत्रु को, उदयन को, या फिर शिशुनाग को? तो देखिए दोस्तों, बिंबिसार को कहा जाता था सेनिया। सेनिया का अर्थ होता है यहाँ पे नियमित और अस्थायी सेना रखने वाले को सेनिया कहा जाता था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे उग्रसेन भयानक सेना का स्वामी कहा जाता था? तो ये महापदानंद को कहा जाता था। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, डेरियस दारायबाहु प्रथम ने 516 बीसी में सिंधु के तटवर्ती भूभाग को जीतकर उसे ईरान का 20वां क्षत्रपी प्रांत बनाया। उससे कितना राजस्व प्राप्त हुआ था, यह बताना है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा 360 टैलेंट। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे एक टैलेंट शब्द देख रहे होंगे सभी ऑप्शन में, 260, 270, 370, 360। तो इसका राइट आंसर तो वैसे ए हो जाएगा, लेकिन ये टैलेंट है क्या? तो दोस्तों ये जो टैलेंट है इस समय मुद्रा तथा भार का एक प्राचीन माप हुआ करता था। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार नहीं था? ऑप्शन है नियरियाकस, एनासिटियस, अरिस्टोबुलस और हेरोडोटस। इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन डी, हेरोडोटस जो था सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार नहीं था। और ये जो ऑप्शन ए, बी, सी और जो दिख रहे हैं ये सभी के सभी सिकंदर के साथ भारत आने वाले इतिहासकार थे। और साथ ही साथ दोस्तों ये जो हेरोडोटस है, हेरोडोटस को इतिहास का पिता भी कहा जाता है, फादर ऑफ हिस्ट्री। फादर ऑफ हिस्ट्री किसे कहा जाता है? तो हेरोडोटस को कहा जाता है। और साथ ही साथ इसने एक पुस्तक भी लिखी थी। कौन सा पुस्तक? हिस्टोरिका। क्या कौन सा बुक लिखा था? हिस्टोरिका नामक पुस्तक लिखी थी, जिसमें भारत और फारस किसके बारे में? भारत और फारस के बारे में इसका वर्णन था, इसके संबंध का वर्णन था। भारत और फारस के संबंधों का वर्णन इस पुस्तक में किया गया, हिस्टोरिका पुस्तक में, और इसे हेरोडोटस द्वारा लिखा भी गया है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। महाजनपद काल में श्रेणियों के संचालक को क्या कहा जाता था? तो श्रेणियों के संचालक को दोस्तों कहा जाता था श्रेष्ठीन। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा, श्रेष्ठीन। एक और इससे फैक्ट बता देता हूं मैं कि धनी किसान को यहाँ पे इस समय महाजनपद काल में धनी किसान को क्या कहा जाता था? गृहपति। गृहपति किसे कहा जाता था? तो जो भी धनी किसान हुआ करते थे उन्हें गृहपति से जाना जाता था। नेक्स्ट है, गृहपति का अर्थ क्या है? देखिए यहाँ पे अभी मैंने तुरंत जस्ट थोड़ी देर पहले ही बताया। यहाँ पे देखिए गृहपति का अर्थ बताया मैंने आपको। तो गृहपति उन्हें कहा जाता है जो धनी किसान हुआ करते थे। ऑप्शन ए में आपको देखने को मिल रहा है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों है सूची मिलान करने के लिए। सूची 1 और सूची 2। सूची 2 में संस्थाओं के नाम दिए हुए हैं यहाँ पे, और इनका किनसे संबंध ये बताना है। पहला दिया है अष्टकुलक। अष्टकुलक का अर्थ है यहाँ पे परामदर्शायी संस्था। परामदर्शायी संस्थाओं को अष्टकुलक से जाना जाता है। महामात्र कहा जाता था उच्च कोटि के अधिकारी को। उच्च कोटि के अधिकारी को महामात्र कहा जाता था। और बलि साधक। बलि साधक किसानों से कर वसूलने वाले अधिकारी को कहा जाता था बलि साधक। अगला है हमारा सौल्किक या फिर शुल्काध्यक्ष किसे कहा जाता? तो शिल्पियों व अधिकारियों से शुल्क या चुंगी वसूलने वाले अधिकारी को क्या कहा जाता था? तो शुल्काध्यक्ष कहा जाता था। इस प्रकार से देखिए दोस्तों राइट आंसर ठीक इसके सामने सभी है। तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4 हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। मगध के किस प्रारंभिक शासन ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं इसी कारण अपने पुत्र द्वारा मारा भी गया? इसके ऑप्शन है बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन और नागदर्शक। देखिए दोस्तों इसके सारे के सारे ऑप्शन जो है कंफ्यूजिंग पेयर वाले हैं, तो पहले इसे सबसे पहले जान लेते हैं। तो हर्यक वंश के जो संस्थापक है वह कौन थे? तो वह थे बिंबिसार। कौन थे? बिंबिसार। उसके बाद इसका उत्तराधिकारी कौन बना? इसका बेटा अजातशत्रु। अजातशत्रु। उसके बाद इसका उत्तराधिकारी कौन बना? इसका बेटा उदयन। तो देखिए ये जो अजातशत्रु है इसने अपने पिता की हत्या की राजगद्दी के लिए, और इसी का
असर ये हुआ कि उदयन ने भी अपने पिता अजातशत्रु की हत्या कर दी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी। मगध के किस प्रारंभिक शासन ने राजौरन के लिए मतलब राजगद्दी के लिए अपने पिता की हत्या की एवं इसी कारण से वश अपने पुत्र के द्वारा भी मारा गया। देखिए यहाँ पे मैंने बताया कि यह अपने पुत्र के द्वारा भी मारा गया अजातशत्रु, और इसने अजातशत्रु ने ही अपने पिता की हत्या कर दी राज्यारोहण यानी राजगद्दी के लिए। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा अजातशत्रु। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? तो यह स्थापित किया गया लिच्छवी के द्वारा। ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न में हमारा सूची मिलान दिया हुआ है। पहले वाले सूची में दिया हुआ महाजनपद और दूसरे सूची में दिया हुआ है राजधानियां उनके। चलिए इनका मिलान करते चलते हैं। इसके बारे में मैंने आपको बता भी दिया था कि 16 महाजनपद है कुल, और सभी का मैंने छोटे छोटे ट्रिक के माध्यम से याद कराने का प्रयास भी किया था। चलिए देखते हैं आप सभी को याद है या नहीं। कुरु, कुरु का हो जाएगा इंद्रप्रस्थ, ऑप्शन में हो जाएगा ए का 4 हो जाएगा। पांचाल, पांचाल का मैंने आपको बताया था, पांचाल का क्या बताया था मैंने, तो इसका हो जाएगा अहिछत्र, अहिछत्र, या फिर इसे साथ में क्या करते थे बताइए, बताया था मैंने सभी आप लोगों को। साथ में इसका कामपिल्ली भी इसका बोला जाता था। इसकी दूसरी राजधानी कामपिल्ली भी थी, जैसे उत्तरी और दक्षिणी राजधानी होती है उसी तरह कामपिल्ली इसका दक्षिणी राजधानी थी हुआ करती थी। तो मैंने बताया था कि कम पी ले नहीं तो चल नहीं पाएगा, कुछ ट्रिक के माध्यम से ऐसा बताया था पहले वाले ही प्रश्न में। अगला है कौशल, कौशल का हो जाएगा दोस्तों श्रावस्ती, जो कि आपको कहीं दिख नहीं रहा होगा, लेकिन पहला जो है साकेत, साकेत के साथ आप श्रावस्ती लिख लीजिएगा। इसकी दूसरी राजधानी थी श्रावस्ती। वश, वश का हो जाएगा दोस्तों कौसंबी। मैं आपको ये भी ट्रिक बताया था कि जब भी कोई साधु महात्मा से मिलते हैं तो वह क्या बोलते हैं कि वश तुम्हारा कोषाध्यक्ष हमेशा भरा हो, मतलब आशीर्वाद हमें देते हैं कि धन से संपन्न हो। इस प्रकार से इसके राइट आंसर ये हो जाएंगे ऑप्शन बी, पहला का चौथा, दूसरा बी का तीसरा हो जाएगा, सी का हो जाएगा पहला और डी का हो जाएगा दूसरा। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों हमारा है, निम्न में से कौन एक बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? ये जो 16 महाजनपद है इसका जिक्र कहाँ किया गया दोस्तों? इसका भी प्रश्न मैंने आप सभी को करा दिया है दोस्तों। देखिए दोस्तों, इसका जो जिक्र किया गया हमारे अंगुत्तर निकाय में किया गया। किसमें? अंगुत्तर निकाय में किया गया। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। 16 महाजनपद का जिक्र कहाँ हुआ? अंगुत्तर निकाय में। इस चैप्टर का सबसे पहले प्रश्न में ही ये सारे चीज मैं डाउट क्लियर करा दिया हूँ। हमारा आज का अंतिम प्रश्न देख लीजिए दोस्तों। और हाँ दोस्तों, अंतिम प्रश्न को बताने से पहले मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको यह सीरीज पसंद आ रहा है तो प्लीज आपसे एक रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब भी करिए और साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए ताकि उन तक भी वीडियोस पहुंचे। चलिए लास्ट प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में कौन एक मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं रहा है? यहाँ पे नहीं पूछा जा रहा है दोस्तों। तो देखिए ऑप्शंस में आपको है गिरिब्रज, राजगिरी, पाटलिपुत्र और कौसंबी। प्रयास कीजिए आप लोग आंसर देने का इसका। देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। कौसंबी जो है कभी भी मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं रहा है। मगध साम्राज्य की राजधानी रही गिरिब्रज, राजगिरी और पाटलिपुत्र। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी, कौसंबी कभी भी मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं रहा। तो दोस्तों आज हमारा वीडियो कंप्लीट हो गया है, ये तीसरा चैप्टर। और इससे पहले हम लोगों ने पहले वाले में पढ़ा था क्या? सिंधु सभ्यता, और दूसरे वाले में पढ़ा था वैदिक काल, और आज हम लोगों ने पढ़ा क्या? महाजनपद। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे धार्मिक आंदोलन के बारे में, चौथे चैप्टर में। तो नेक्स्ट वीडियो में बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।